हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जिसका उपविषय है अर्थशास्त्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स विषय में लेसन 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस पाठ का नाम है। इस भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अंतर्गत हम आपको अर्थव्यवस्था की जानकारी देंगे। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चल रही है और उस अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है, ऊंचा उठाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी अधिक मजबूत होगी उतना ही वह देश अधिक शक्तिशाली और विकसित होगा। किंतु हमारा देश अभी एक विकासशील देश है। हम भी एक विकसित देश बनाना चाहते हैं अपने भारतवर्ष को। जल्दी से जल्दी हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आए, ऐसा हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जनता लगातार प्रयास कर रही है। भारत में पिछली क्लास में आपने 9th में पढ़ा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। पहली व्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देशों में पाई जाती है। किंतु दूसरी व्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था, चीन में, रूस में, इन देशों में, इनसे और अलग भी देश हैं जिनमें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। किंतु एक हमारा देश है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलाकर तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। वह हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और निजी क्षेत्र की इकाइयां दोनों मिलकर काम करती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को, जहां सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और निजी क्षेत्र की इकाइयां मिलकर काम करती हैं, ऐसी व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जब हम आते हैं तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की दृष्टि से, जैसा कि हम ये बता रहे हैं कि इसके जो क्षेत्रक हैं ये 3 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। पहला क्षेत्रक का प्रकार है प्राथमिक क्षेत्रक, यानी प्राथमिक क्षेत्रक में वे कार्य प्रयोग किए जाते हैं, वे कार्य गिने जाते हैं जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन, खनन उद्योग, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से जो कृषि का क्षेत्र है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि से संबंधित अनेक कार्य अधिक होते हैं। प्राचीन समय से ही हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है। वर्तमान समय में भी कृषि पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कृषि में जो किसान कार्य करते हैं उनके कार्य को आंका नहीं जा सकता। रात दिन मेहनत करते हैं, धूप हो, वर्षा हो, शीत हो, तीनों मौसमों में वो अपने घर से बाहर खेत में काम करते हैं। इसलिए उनकी जो कड़ी मेहनत है उनका उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिल पाता, किंतु उसका पारिश्रमिक उन्हें मिले, सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है और अनेक क्षेत्रों में किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं।
सहकारी संस्थाओं का निर्माण करना, नए नए प्रकार के बीज, नए नए प्रकार की खादें, नए नए प्रकार के कृषि यंत्र किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो किसान इनको नहीं खरीद सकते तो उनको बैंक के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, सुविधा दी जाती है, बैंकिंग सुविधा, और वो किसानों को एक लाभ है। जैसे कि ऋण देते हैं तो किसानों को सस्ते दर पर कृषि ऋण यानी किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4% ब्याज पर ऋण दिया जाता है। 4% ब्याज दिया जाता है हमसे किसान के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड पर। जबकि अन्य क्षेत्रों में यह ब्याज की दरें बहुत होती हैं, जो कि 14%, 16%, 18% तक हैं। तो किसान हमारा आगे बढ़े, सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। द्वितीय क्षेत्र में जो कार्य आते हैं, उस द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण उद्योग। यानी पहले क्षेत्र में जो हम कच्चा माल पैदा करते हैं कृषि के अंतर्गत, उन कच्चे माल को हम उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में उसको लाते हैं और उसका रूप बदल करके, परिवर्तित करके उसका रूप और उसका नया नाम रखते हैं जो हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें कच्चा माल आता है उसको उद्योग धंधों में उसका रूप परिवर्तित करके हम बाजार में लाते हैं, जिसको हम विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत कहते हैं कि ये द्वितीय क्षेत्र है। तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग नहीं, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ, अनेक कारखाने जिनमें अनेक सारे मजदूर काम करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हम खेत में कपास पैदा करते हैं। कपास यानी कपास का एक पौधा होता है जिसमें रुई आती है, फूल खिलता है और रुई आ जाती है। रुई जो हम दीपक जलाते हैं, रुई काम आता है, पट्टी बांधते हैं तो रुई काम आती है। इसी प्रकार से जब ये रुई अधिक मात्रा में प्राप्त होती है तो उससे हमें मशीनों के द्वारा फैक्ट्रियों में जाकर के धागा बनाया जाता है और उस धागे से फिर मशीनों से कपड़े बनाए जाते हैं। और कपड़े कहाँ रुई और कहाँ कपड़ा, रूप परिवर्तित हो गया और उसको हम अपने प्रयोग में लाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, आपने अपने क्षेत्र में गन्ना बहुत होता है तो गन्ने की फैक्ट्रियाँ आपने देखी होंगी। कुछ बच्चे आप में से गन्ने की मिलों में भी देखे गए होंगे गन्ना डालने के लिए, वहाँ घूमे होंगे। तो बड़ी बड़ी चैने में जो चैन होती हैं उनमें गन्ना डाला जाता है। एक ही आदमी मशीन के द्वारा इस प्रकार का खोमचा बना करके और ट्रक में से या ट्राली में से गन्ना उठाता है और वो चैन में डाल देता है। उसमें बहुत सारे उसे काटने के लिए गडासे लगे होते हैं और उनसे काटते हुए आगे टुकड़े करके आगे जाता है और वो फिर मशीनों में पिलता है, उसका रस निकलता है। रस निकल के बाद फिर वो आगे बॉलों में जाता है, वो खोलता है, गर्म करते हैं। उसकी सफाई के लिए अनेक प्रकार के केमिकल डालते हैं और फिर रस को खोला करके केमिकल डाल के साफ करके मैला बाहर निकाल करके, जैसा रंग होता है काला रंग मैल रस का, उसको साफ करके फिर उसको चीनी बनाई जाती है और चीनी दानेदार बनती है, मोटा दाना होता है। चीनी भी कई प्रकार की होती है। जो अच्छी प्रकार की नंबर 1 की चीनी होती है वो बहुत मोटे दाने की होती है, जिसको हमारे देश से विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये चीनी गन्ने से, गन्ना कच्चा माल हुआ और चीनी उससे पक करके उसका रूप परिवर्तित हुआ और वो चीनी बन गई। तो इसी प्रकार से कच्चे माल से रूप परिवर्तित करके जब हम दूसरी वस्तु बनाते हैं तो वो विनिर्माण उद्योग के द्वारा यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। ठीक इसी प्रकार से अब हम चलते हैं तृतीय क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र हमारा वो क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की इकाइयों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यानी तृतीय क्षेत्र का काम है कि प्रथम, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के कार्यों में सहयोग करना, उनके सेवाएं देना उन्हें। तो इस क्षेत्र में सबसे पहला बिंदु है परिवहन। परिवहन यानी चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो या खनन उद्योग हो, है वानिकी उद्योग हो, इन सब के लिए। दूसरी तरफ किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए उसमें माल जाता है कच्चा, उसे ले जाने के लिए
उस माल को परिवर्तित करके जब बाजार में लाया था उसको लौटाने के लिए, तो आने जाने का जो क्रम होता है वो परिवहन के साधनों के द्वारा ही होता है। इन परिवहन के साधनों के द्वारा हम प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के कार्यों में सेवाएं और सहयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए सरकार हमारी सबसे पहला काम है कि गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाना, बड़े बड़े शहरों को या बड़े बड़े प्रदेशों को रेलवे लाइन से जोड़ना, या उनके लिए वाहनों की व्यवस्था करना। अब जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में तेल ले जाना है तो हमारी मालगाड़ी में जो टैंकर होते हैं उनके द्वारा 100 डिब्बे एक साथ होते हैं, टैंकर एक इंजन खींचता है और उसको भर करके और कई प्रदेशों में तक, कई महानगरों में उन्हें पहुंचाते हैं और उनको उतार देते हैं। तो ये साधन भी होने चाहिए परिवहन के, ट्रक हैं या बड़े बड़े वाहन हैं, कंटेनर हैं। तो इस प्रकार से मालगाड़ियां हैं, उनसे हम परिवहन के साधनों का विकास और परिवहन के साधन सुलभ कराना, ये दोनों परिवहन के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए हमारे पास बस और ट्रक या रेलगाड़ी में जो उसके डिब्बे होते हैं वो है, हमारे पास रेलगाड़ी है, अब चलाने के लिए लाइन है नहीं पहुंचाने के लिए, तो फिर कैसे ले जाएंगे? सड़क है नहीं तो ट्रक कैसे जाएगा? कच्चे में तो धंस जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले सड़कों का विकास करना, गांव को सड़कों से जोड़ना, जिले से जिले की सड़कें, गांव शहर से शहर की सड़कें, प्रदेश से दूसरे प्रदेश को मिलाना, एक देश से दूसरे देश को मिलाना, इस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाना, रेलवे लाइनों का जाल बिछाना और उसी प्रकार के उन पर चलने वाले साधनों का विकास करना। उनके लिए अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में यानी फैक्ट्रियों में उनको बनाया जाता है, उनके पुर्जे बनाए जाते हैं, बाद में उनके पुर्जों को जोड़ करके और वो परिवहन के साधन हमें उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सरकार ने दूसरा क्षेत्र है बैंकिंग या बीमा। तो बीमा और बैंकिंग ये भी दोनों सेवाएं प्रदान करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहयोग करते हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास पैसा नहीं है और उसे अपना कृषि क्षेत्र चलाने के लिए जब पैसा नहीं है तो वो कैसे बढ़ाए? वो जुताई के लिए ट्रैक्टर चाहिए, पैसा है नहीं, तो अनेक मशीनों को खरीदने के लिए या डेयरी उद्योग को चलाने के लिए भैंसें खरीदनी है, या मुर्गी पालन के लिए मुर्गियां खरीदनी है, या पशुपालन के लिए पशु खरीदने हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के मत्स्य पालन करना है, तो किसानों के लिए बैंक सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराती है और वो अपने उनके उद्योग धंधों को चलवाती है। ठीक इसी प्रकार से द्वितीयक क्षेत्र में जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगती हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, मिलें लगाई जाती हैं, उनके लिए भी सरकार ऋण प्रदान करती है बैंकों के द्वारा या जीवन बीमा निगम के द्वारा उनको पैसा उपलब्ध कराती है। तो ये तृतीयक क्षेत्र हमारा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के सहयोग प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसके आगे हम आते हैं इन क्षेत्रों में परिवर्तन। तो क्षेत्रों में परिवर्तन हम देख रहे हैं क्योंकि पहले समय में किसान अपनी कृषि पर आधारित होता था, छोटे मोटे काम करता था, मशीनें उनके पास नहीं थी। धीरे धीरे पाश्चात्य देशों से हमने परिवर्तन सीखा, यानी कृषि में हरित क्रांति लाई गई और उस हरित क्रांति के द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए अनेक प्रकार के नए नए बीज, नई नई खाद, जैविक खाद, रासायनिक खाद, हरी खाद, इनका उपयोग किया गया। नई नई वैरायटी के बीज, ये संकर बीजों का इस्तेमाल किया गया जो कि उत्पादन में प्रति हेक्टर उनकी उपज अधिक होती है। ऐसे बीज लाए गए। सिंचाई के अनेक प्रकार के साधनों का विकास किया गया क्योंकि पहले केवल नहरों से सिंचाई होती थी जो हर क्षेत्र में नहीं हो सकती थी, नहरें भी इतनी नहीं थी। अब सरकार द्वारा नहरें भी निकाली जा रही हैं, नई नई नहरें बन रही हैं और उनसे पानी आकर के किसानों को मिल जाता है। नए नए प्रकार के किसानों के लिए नलकूप बनवाए जा रहे हैं, बिजली के साधन हो गए हैं, निजी नलकूप भी हैं, सरकारी नलकूप भी हैं, जिससे कि किसानों को सिंचाई में कोई परेशानी न हो। ट्रैक्टर के द्वारा भी वो अपनी सिंचाई करते हैं, पंपिंग सेट के द्वारा अपनी सिंचाई करते हैं। तो अब पहले क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, यानी जो पहले हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र में काम होते थे कृषि के अंतर्गत उनमें काफ़ी परिवर्तन हो गया और उससे परिवर्तन के साथ साथ हम अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब द्वितीय क्षेत्र में आइए
तो अब क्या करते हैं, जो कृषि का क्षेत्र हमारा 80% लोग कृषि करते थे, उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिला कि वर्तमान समय में हमारे देश के किसान लगभग 60% ही खेती करते हैं, 20% की कमी आई। तो वो कहाँ गए 20%? वो 20% जो किसान थे जिनमें परिवर्तन हुआ क्षेत्र में, वो द्वितीयक क्षेत्र के परिवर्तन में बदल गए, यानी वो फैक्ट्रियों में अपना काम करने लगे, मजदूरी करने लगे। किसानी का काम उन्होंने क्यों छोड़ा? क्योंकि एक तो जब जनसंख्या हमारी बढ़ती रही तो हमारे किसानों की ज़मीनें स्वयं के कम हो गई, बंटवारा हो गया उनका। तो अब वो जो 20% किसान हमारे कम हुए, 80 से 60 पर आ गए, 55 पर आ गए, तो वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो वो द्वितीय क्षेत्र के विनिर्माण उद्योग में, यानी उद्योग धंधों में, फैक्ट्री में काम करने लगे हैं। वो मजदूरी करते हैं 8 घंटे की, ओवर टाइम मिलता है तो 10 घंटे 12 घंटे की कर लेते हैं, उनको अलग से वो ओवर टाइम भी मिलता है, तो उन्हें पैसा सुलभ हो रहा है। तो ये प्रथम प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा परिवर्तन हमें देखने को मिला। किंतु अब धीरे धीरे विगत 100 वर्षों के ये उपलब्धि में ऐसा हुआ। अब वर्तमान समय में देखिए, वर्तमान समय में अब द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। यानी तृतीय क्षेत्र में क्या है? तृतीय क्षेत्र में हमारा जैसे डाक तार विभाग का काम होता था, या पहले बैंकिंग का काम इतना नहीं था, अब हर क्षेत्र में बैंकें लग गई हैं, गांव तक भी बैंकें पहुंच गई हैं और सभी जनता उससे जुड़ गई है। किसी प्रकार का कोई काम, पैसे का लेन देन है, वो बैंक के द्वारा ही होता है। छात्रों की छात्रवृत्ति बैंक में आती है, सीधे खाते में आती है। पहले स्कूलों में आती थी, बंटती थी, किसी को मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी। अब जितनी बनेगी होते तो छात्रों के खाते में सीधी आएगी, ये समझ लो आप। तो बीच में कोई खाने वाला नहीं है, जितनी आएगी वो हर छात्र के खाते में आएगी, जिन्हें मिलेगा। तो इस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास हुआ। कोई भी काम हो, कहीं भी पैसे लेन देन हो, वो सीधा बैंक में आता है। किसानों को गन्ने का पैसा बैंक में आने लगा, छात्रवृत्ति बैंक में आने लगी, विकलांग पेंशन बैंक में आने लगी, किसान पेंशन बैंक में आने लगी, विधवा पेंशन बैंक में आने लगी। या अनेक प्रकार के जो काम है वो सब बैंक के द्वारा ही हो रहे हैं, बिना बैंक के कुछ नहीं हो रहा। तो बैंक सुविधा दे रही है, सेवाएं प्रदान कर रही है। ऐसी अनेक कंपनियां जीवन बीमा निगम करती हैं, यानी जीवन के भविष्य के लिए हम कैसे जोड़ सकते हैं पैसे को, इसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा हम किस्तों के रूप में, बीमे के रूप में बीमा कंपनी में जमा कर लेते हैं, और वो धीरे धीरे 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद वो हमारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और हमें मिल जाता है इकट्ठा, और हमारे काम आता है। तो इससे हम मोटा काम भी कर सकते हैं, बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, तो हमें उसका कोई परेशानी भी नहीं होती, ना कुछ पता लगता है। अब एक साथ हम इकट्ठा नहीं कर सकते 2 लाख 4 लाख, किंतु धीरे धीरे उस बीमा कंपनी में किस्तों के द्वारा जमा करते हैं, तो हमारा जमा हो जाता और वो हमारी बचत का सहारा हो जाता और भविष्य का सहारा है। तो इस प्रकार से बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र है। अब इसी प्रकार से अब वर्तमान समय में एक और नई सन 90 के दशक से बाद में, यानी लगभग 30 वर्षों के इस कार्यकाल में एक और प्रगति आई है, जो आई है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। यानी इस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इतना विकास हुआ कि जिससे हम एक देश से दूसरे देश में बैठे बैठे ही इंटरनेट के द्वारा बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम आपस में सीधी बात कर लेते हैं बैठे बैठे। उसका चेहरा जिससे हम बात कर रहे हैं, भले वो अमेरिका में बैठा हुआ है, कनाडा में है, रूस में है, जापान में है, जर्मनी में, उस व्यक्ति से हम सीधे संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो वो चेहरा हमें दिखाई देता है, हमारा चेहरा उन्हें दिखाई देता है, जिससे हमें बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। हम उनसे बैठे बैठे अपने घर में और बातें कर लेते हैं। तो इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार हुआ। वर्तमान समय में बिना प्रौद्योगिकी के कारण कोई काम ही नहीं चलता। जैसे कि अब वर्तमान समय में इस कोरोना काल में सभी विद्यालय बंद हैं, सब पूरे देश का कार्यकाल 2-3 महीने तक बंद हो गया था, सब काम, सब विकास बंद हो गया था, यानी सभी फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई थी। तो ऐसे समय में इंटरनेट सेवा ने काम किया। अब जैसे आपको हम पढ़ाई करा रहे हैं तो आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो छात्रों ये ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है ये भी इंटरनेट के द्वारा ही हो रही है, ये भी सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा हो रही है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी ने इतना विकास किया है कि हम घर बैठे बैठे ही बहुत सारे काम कर लेते हैं। मान लो हमें किसी को पैसा भिजवाना है
तो उसके मतलब वो बैठा कनाडा में या अमेरिका में, या उसे आपके पास भिजवाना है, तो वो इंटरनेट के द्वारा उस पैसे को अपने बैंक नहीं जाना, उसे अपने मोबाइल से ही आपके मोबाइल में आपके खाते में वो बैंक के खाता नंबर उसका होना चाहिए और आपका होना चाहिए उसे याद। तो वो FIC कोड होता है, तो IFC कोड के द्वारा और बैंक के नाम से वो वहाँ से डाल देता है, तो वो पैसा आपके खाते में अपने मोबाइल से ही ट्रांसफर कर देता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। यानी पहले हम बैंक जाते थे, वहाँ लाइन लगाते थे, तो अब वो कहाँ से वहाँ से कैसे पैसा आता भाई, वहाँ की बैंक का पैसा यहाँ कैसे आ गया, यहाँ की बैंक में आ गया, आपके खाते में आ गया, आप उसे निकाल सकते हैं। अब आप भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बैंक में लाइन लगने की जरूरत नहीं है। ATM के द्वारा आप कहीं भी किसी भी समय किसी भी शहर में निकाल सकते हैं उसको। तो कितनी बड़ी सुविधा हुई। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के द्वारा हमारे देश का ही नहीं सभी देशों का विकास हो रहा है, जिससे कि इसी प्रौद्योगिकी या इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे आपको शिक्षा दे रहे हैं और आप ऑनलाइन अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो इसका फायदा हुआ नहीं हुआ। तो तीर्थक क्षेत्र में वर्तमान समय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इस तीर्थक क्षेत्र का महत्व हमारे लिए और अधिक बढ़ गया। इस तीर्थक क्षेत्र का महत्व जो है मैंने बताया, इसका तीर्थक क्षेत्र का महत्व ये जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इससे आगे हम चलते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र के जो कार्य होते हैं वे कार्य होते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है, यानी ऐसे कार्य जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। कुछ लोग काम तो अपना निजी करते हैं, किंतु उनको उनकी जो परिसंपत्तियां होती हैं वो सरकार के नियंत्रण में होती हैं, तो वो सरकार से रजिस्टर्ड कराते हैं और अपना काम करते रहते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। तो ऐसे कंपनियों के कार्यों को, ऐसे उद्योग धंधों के कार्यों को हम संगठित क्षेत्र के कार्य में रखते हैं। एक होते हैं असंगठित क्षेत्र। अब असंगठित क्षेत्र के कार्य वो कार्य हैं जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे कार्यों को असंगठित क्षेत्र में रखते हैं। वो निजी क्षेत्र के कार्य होते हैं, निजी क्षेत्र के। तो इस प्रकार से हम इस संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब इससे अगला एक पॉइंट और आता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब इस क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन पर सरकार का पूरी तरह नियंत्रण होता है, यानी वो सरकार के नियंत्रण से चलती हैं। जैसे हमारे बहुत सारे सरकारी संयंत्र चल रहे हैं, सरकारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो वो सरकार के नियंत्रण में हैं। अब जैसे हमारे रेल विभाग है, डाकघर विभाग है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, रक्षा विभाग है, तो ये सब केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग से चलती हैं और सरकार पर इनका नियंत्रण होता है और पूरे देश में चलते हैं। तो ये सरकारी उपक्रम हुए। तो सरकारी जितने भी उपक्रम चलते हैं जिनको सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है, सरकार द्वारा उनके फंड कटते हैं, बाद में उसको फंड दिया जाता है, भत्ते दिए जाते हैं, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत आता है। अब आता है निजी क्षेत्र। अब दूसरे कुछ चलते हैं, निजी क्षेत्र में चलते हैं। निजी क्षेत्र के कारखानों में जो स्वामित्व होता है वो मालिक का होता है। मालिक के स्वयं निजी के कारखाने होते हैं और निजी कंपनियां होती हैं, उनमें जो मजदूर काम करते हैं उनको मजदूरी सरकार नहीं देती, उनको मालिक देता है, उनका फैक्ट्री का मालिक देता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है, झारखंड में है, इस समय जमशेदपुर नगर में है, तो ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ऐसे ही रिलायंस कंपनी है, वो भी निजी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां जो निजी कंपनियां होती हैं जिनके अंडर में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, वो निजी क्षेत्र में आते हैं, उनको निजी क्षेत्र में गिनते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बताया। फिर भी हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र से हमें 14% राष्ट्रीय आय में सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए सरकार भी कृषि पर अधिक जोर दे रही है। बिना कृषि के कुछ नहीं है। हमारे किसानों ने अधिक अन्न उगाया, सरकार ने खरीद कर रख लिया। अब इस कोरोना काल में सरकार 1 महीने में 2 बार APL, BPL या अंत्योदय कार्ड, इनके द्वारा अन्न
दे रही है, एक बार फ्री दे रही है, एक बार 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। तो ये भी तो फ्री सही है। 20 रुपये किलो वाली गेहूँ 2 रुपये किलो, 30 रुपये वाला चावल वो 3 रुपये किलो, तो ये फ्री सही है। तो ये कैसे हुआ? जब हमारे किसानों ने अन्न अधिक उगाया हरित क्रांति के द्वारा, तो वो सरकार ने खरीदा सस्ते दाम, पूरे दाम पर, और हमें दे रही, उपलब्ध करा रही है। तो ये आकस्मिक समय के लिए, हमारा अकाल समय के लिए सरकार के पास स्टॉक रहता है। तो इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारे पास, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उसके पास अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। तो ठीक बच्चों, हमने अब आपको पाठ पढ़ाया, इसको आप लिखना, मैं PDF द्वारा आपको भेजूंगा, और लिख करके काम पूरा रखना है। ये दूसरा पाठ है अर्थशास्त्र का। इस प्रकार के आपके इस समय चारों विषयों में 2-2 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 8 पाठ पूरे हो चुके हैं आपके, 2 इतिहास में, 2 भूगोल में, 2 डाकशास्त्र में और 2 अर्थशास्त्र में। इनको काम को कंप्लीट करना है और याद करना है, और अपने काम को याद करके अगली परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।